श्याम बेनेगल की फिल्म सूरत का सातवां घोड़ा से हिंदी फिल्मों को कदम रखने वाली अभिनेत्री राजेश्वरी सज्जो को श्याम बेनेगल की निर्देशित फिल्म सरदारी बेगम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। उसके बाद श्याम बेनेगल की हर फिल्म में राजेश्वरी सज्जो का होना अनिवार्य शर्त सी हो गई। यह अलग बात है कि राजेश्वरी सज्जो ने श्याम बेनेगल के अलावा बासु चटर्जी सहित कई दूसरे निर्देशकों के साथ भी कई फिल्में की, पर एक निर्देशक के साथ लगातार कई फिल्में करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इसी संदर्भ में फिल्म संगम चैनल से राजेश्वरी सज्जो की लंबी बातचीत हुई। राजेश्वरी जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। राजेश्वरी, मुझे बताया कि आपने बहुत छोटी उम्र में अभिनय करना शुरू किया था। ये कहाँ से मिला? क्या घर का माहौल था इसलिए या कुछ और वजहें थी? देखिए, मेरी खुशकिस्मती, शायद मेरी डेस्टिनी में ये बात थी कि मुझे ये करना होगा, क्योंकि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ ली मेरे बारे में। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं छोटी थी तो जब म्यूज़िक चलता था तो जिस तरह से मेरे पैर चलते थे तो उन्होंने कहा ताल की समझ है तो क्यों ना इसे ट्रेन किया जाए, क्यों ऐसे ही ज़ाया दिया छोड़ दिया जाए। तो मेरी माँ बाकायदा मुझे लेकर जाती थी, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। मुझे जो गुरु मिले, फिर मैं बहुत खुशकिस्मत थी। मैं राजराजेश्वरी डांस स्कूल से हूँ और वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई और मेरी माँ बहुत ईमानदारी से वो ले जाया करती थी। मुझे याद है कि मैं जब 1-2 साल जब हम सीखते थे तो इनिशियली हमारी क्लास में ऐसा होता था कि आपको ना बेसिक्स जो है, आपको बैठना, आपके हाथ, वो जो एक स्ट्रक्चर है वो ना काफ़ी महीनों तक वही कराते थे। तो वो आज मुझे समझ आती है बात कि वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ही सही नहीं होगा तो उसके बाद जो भी करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। वो वहाँ वो बेस है आपका, तो वो बैठना, उसमें आदत होना। वो कि मैं थोड़ी देर बाद बोर हो गई, मैंने कहा मम्मी मुझे डांस नहीं सीखना। तो छोटी सी थी मैं, 6-7 साल की रही होंगी। मम्मी ने कहा क्यों? तो मुझे कोई बहाना नहीं सूझा, तो मैंने कहा मुझे खेलने का वक्त नहीं मिलता। तो मेरी माँ कहती हफ्ते में 2 दिन 1 घंटे का क्लास होता है, उसे पूरा खेलने का वक्त, सारा दिन तो खेलती रहती हो, बकवास नहीं करो, तुम जाओगी। और मैं आज तक शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि उन्होंने वो उस वक्त मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं छोड़ा। मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता, मैंने 14 साल तो रेगुलरली डांस किया और मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले और मैं बहुत इन्जॉय करती थी। मुझे याद है 10th में मैंने अपने पिताजी से कहा कि अभी 10th है ना, वैसे ही हवा हो जाता है 10th, तो मैं ना सोचती हूँ इस साल डांस से सब चीज़ों से ब्रेक ले लूँगी। मेरे पिताजी कहते अच्छा, अरे तुम 24 घंटे पढ़ोगी? मेरा नहीं, उधर फिर क्या, जाओ 1 घंटा डांस करके आओ, माइंड फ्रेश करके आओ, इट्स गुड। तो मुझे उस तरह से सपोर्ट बहुत मिला। वो एक पुश जो एक बच्चे को ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि नहीं बच्चों को पुश नहीं करना, थोड़ा सा कर लेना चाहिए, कि मेहनत किसी को करना अच्छा नहीं लगता, वो बच्चा हो बड़ा हो, हर एक को लगता है आसानी से चीज़ें हो जाए। तो वो जो पुश देना था वो उन्होंने दिया। और पिताजी मेरे थिएटर करते थे अपने और काम के साथ साथ, तो उनका शौक था, तो वो इप्टा के साथ जुड़े थे, तो नाटक वो भी करते थे और फिर रिहर्सल्स होती थी। तो अब लाइक अ वेरी गुड पेरेंट, वो हम दोनों को, मेरे भाई को और मुझे, शाम में जब रिहर्सल्स होती थी वहाँ ले जाया करते। तो हमें बड़ा मज़ा आता था क्योंकि सबके बच्चे होते थे वहाँ पर, तो हम तो खेलते थे। लेकिन वो माहौल दे दिया ना कि कानों में चीज़ें पढ़ रही हैं, किसी की रिहर्सल चल रही है, कोई डायरेक्टर किसी को कुछ समझा रहे तो आपके कानों में पढ़ रही चीज़ें, कोई परफॉर्म कर रहा है तो आप देखते हैं कर कैसे लेते हैं ऐसे, है ना। तो फिर वहाँ जाना मज़ा आने लगा, तो वहाँ जाते रहे। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने सोचा होगा उस वक्त कि डांसर ही बनेगी या एक्टर ही बनेगी। वो एक जो हर आई थिंक माँ बाप ना जो वो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में होता है, वो आपको एक्सपीरियंस उतना दे देते हैं, फिर आपकी चॉइस होती है। ऐसी स्पोर्ट्स में भी था क्योंकि मेरे पिताजी अपनी तरफ से वो फुटबॉल वगैरह भी खेलते थे। स्पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुबह उठते थे, हमें चाय दूध नहीं मिलता जब तक हमारी दौड़ नहीं लगा कर आते थे। तो स्पोर्ट्स को लेकर के भी वो ऐसे ही करते थे कि जाओ, हर छुट्टी में हमारी एथलेटिक्स की ट्रेनिंग भी होती थी। तो वो माहौल मिला और वो सपोर्ट मिला और वो पुश मिला जिसकी ज़रूरत थी। उस वक्त पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट थी, तो हमारी पढ़ाई को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो हो सकता था वो पढ़ाई के बाद। तो वहाँ जाकर के मेरी खुशनसीबी थी। उसके बाद हुआ यूँ कि मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया और
फिर मुझे ऑफर्स आने लगी, क्योंकि तब तक मैं नाटक करने लगी थी। अच्छा, इट्टा बालमंच भी हो गया था जब हम बहुत छोटे थे, तो कैफी साहब ने इट्टा बालमंच भी शुरू किया था, तो उसके भी 2 प्लेस थे। तो उस माहौल में ना फिर बकरी मैंने किया सत्यू साहब के साथ, तो मोटेराम का सत्याग्रह, ये सारी प्लेस थे। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, उसी के बाद फिल्मों की ऑफर्स आने लगी। मैं छोटी थी, मैं 15 साल की थी, जस्ट फिनिश्ड माई 10th। तो मुझे लगा ठीक है, तो बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और मेरे लिए उस तरफ देखा जाए तो आसान था, शुरुआत आसान। बहुत छोटी उम्र में आपने सबाना आदमी के साथ सफ़ेद कुंडली नाटक भी किया था। उसमें जो मेरा भाई है छोटा, वो उस बच्चे का रोल करता था जिसके इर्द गिर्द वो मतलब कहानी चलती है, और उसका नाम मैं आपको भूल गई। और तो क्राउड सीन्स में हम सब थे, बाकी के बच्चे, और 60 लोगों का प्ले। मुझे याद है सुरभा आंटी, सुरभा आर्या, वो हम बच्चों के बस पैर ही बचाती रहती थी कि किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए। दे वर वंडरफुल टाइम्स। तो वो जो अनुभव था उस वक्त दिमाग में अपने क्या क्या आता था, कुछ याद है? बड़ा मज़ा आता था मुझे, तो पृथ्वी थिएटर पे जाने का मज़ा आता था, क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट सी फीलिंग होती थी मुझे बकरी के वक्त, क्योंकि होता था कि एक तरफ से एंट्री होती थी, फिर आप आते थे, फिर आपको दूसरी तरफ विंग्स पे अगर जाना हो दूसरी तरफ, तो आपको कैंटीन से होकर निकलना पड़ता था। तो बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने कॉस्ट्यूम में और कैंटीन से ना यूँ ऐसे झुका के नजरें जाती थी, और मुझे पता था कि सब लोग मुड़ के देख रहे हैं कि कोई एक्टर यहाँ से गया। वो जो फीलिंग है ना, मुझे बड़ा मजा आता था उसका। तो आई एम ग्लैड पृथ्वी थिएटर इज मेड द वे इट इज मेड। तो इट फेल्ट गुड। मुझे इतना याद पड़ता है कि जब मैं स्टेज पे होती थी, मैं सबसे खुश होती थी, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली अ वेरी शाई चाइल्ड। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती बालती नहीं थी। हाँ, अपने दोस्तों में शैतानी थी मेरी, लेकिन बस स्टेज पे आकर ही ना मैं बहुत खुल जाया करती थी। तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था उससे कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय माई सेल्फ। ये मुझे याद है। लेकिन आपने जो अपने करियर की शुरुआत की थी, जो आपकी पहली फिल्म थी, वो मराठी भाषा की थी जी। ये क्या चक्कर था? वो भी मुझे, आई थिंक वन मेकअप आर्टिस्ट ही रिकमेंडेड माई नेम, और फिर सचिन जी के यहाँ मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने मुझे उसी वक्त कह दिया कि तुम मेरी फिल्म कर रही हो। और जो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, वो बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर था फिल्म का। और मैंने कहा मराठी तो मैं उतनी बोलती हूँ जितनी जितना वो हर बच्चा बोलता है जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो। यहाँ स्कूल में हमने मराठी ली थी। तो देखिए, इट जस्ट हैपेंड। तो वो फिल्म मिली, और उस फिल्म में देखिए पहली फिल्म में आपको सचिन जी जैसे डायरेक्टर मिले, आपके साथ को एक्ट्रेस में अशोक सराफ और रश्मिका मंडेठी, प्रशांत दामले, ऐसे सब लोग हैं, सुप्रिया थी और किशोरी थी। मतलब उन्होंने तो मतलब यूँ परफॉर्म करवा दिया ना, हाथ में उठा उठा के कि हाँ हो जाएगा। पता नहीं चला मुझे। मैं बहुत डांट वांट भी खाती थी सेट पे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उधम मचाती थी। मैं डांट भी खाती थी, बहुत लाड़ भी करते थे। और तो पहले हिंदी फिल्म कैसे मिली थी? अब मुझे ना सीक्वेंस याद नहीं चीज़ों का, कौन सी फिल्म आई थी। आई थिंक साइमल्टेनियसली मुझे लगता है तब एक प्यार प्यार फिल्म की शूटिंग की मैंने शायद उसी वक्त, और उसी दौरान फिर श्याम बेनेगल साहब का एक बार फोन आया मुझे। लैंडलाइंस हुआ करते थे। हाँ, फोन आया कि राज कौर बोल रही हूँ। जी, मैं श्याम बेनेगल बोल रहा हूँ। नमस्ते। तुमको मैं मिला हूँ जब तुम बहुत छोटी थी, बिकॉज मेरे पिताजी ने उनके साथ डिस्कवरी में काम किया था। तो मुझे याद है बहुत जिद करके मैं उनके साथ एक डिस्कवरी फिल्म की पार्टी में गई थी। तब मैं शायद 13-14 साल की रहती हूँ। मुझे भी लेकर चली, तब वहाँ मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, लेकिन तब तो तुम छोटी रही होगी, अब तो तुम बड़ी हो गई हो। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे साथ फिल्म करना चाहोगी? मैं अब मैं क्या कहूँ? जी। मुझसे मिलना चाहोगी? मैंने कहा जी। तो फिर आ सकती हूँ। तो इतने प्यार से, इतनी इज्जत से उन्होंने मुझसे बात की कि मैं तो मतलब मैंने पापा को शाम अंकल का फ़ोन आया था, चलो मिलने। मैं पहुँच गई। तो उन्होंने मुझे मेरा रोल समझाया, अपनी फिल्म के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे मेरी तरफ देखा, मैं तो कुछ कह नहीं पा रही थी। तो कहते
घर जाओ, सोचो, अगर करना चाहोगी तो भी आपको कॉन्टैक्ट करो, अपने कॉस्ट्यूम्स के लिए मैं शेयर कर दूँगी। मैं दरवाजे तक पहुंची, दहलीज तक, और पिताजी ने मेरे कहा क्या सोचा है? मैंने कहा करना है। तो फिर जाकर बोलो करना है। तो मैं बता रही हूँ ना, शुरुआत बहुत प्यार से, बहुत अच्छे लोगों के साथ। फिल्म का नाम क्या था? सूरज का साथ होगा। आपने ज़्यादातर फिल्में श्याम बेनेगल के साथ की हैं। तो आप उनसे पूछिए, मैं भी अपनी थोड़ी तारीफ सुन लूंगी। आप इसमें में क्या था, क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए, मैं तो यही मानूंगी कि मैं अच्छा काम करती थी, इसलिए उनको लगता था कि राज का होना जरूरी है। मैं यही मानूंगी। लेकिन आई एक्चुअली फेल्ट वेरी लकी, क्योंकि वो हर बार कुछ करते थे, तो फिर मैंने ना ये मान ही लिया था कि अब इस फिल्म में भी मैं हुई और जो कहेंगे वो मैं कर लूँगी। तो सरदारी के वक्त भी कुछ ऐसे ही हुआ था। सूरज का साथ वहाँ पड़ा, फिर मम्मू आई, मम्मू में उन्होंने कहा अच्छा रोल तो है नहीं, लेकिन एक बस अंगूठा लगा के चली जाओ। और वो एक छोटा सा सीक्वेंस था जो मुझे बहुत मज़ा आया करने में। तो पुरानी एक्ट्रेस का गाना गाते हुए, बहुत छोटा सा है बट वो बहुत यादगार सा लम्हा है उस फिल्म में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो फिल्म थी। फिर तीसरी फिल्म सरदारी बेगम थी। सरदारी बेगम के वक्त उन्होंने पहले मुझे कहा कि तुम ये रोल करो, मैं उसकी तैयारी में लग गई। फिर कुछ दिनों बाद फोन, अच्छा तुम वो रोल करो, अच्छा ये रोल कर लेते हैं। शूटिंग के कोई एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा अच्छा नहीं तुम ना ये वाला, शाम क्या होता है मतलब, मैंने ऐसा लगा ये तो छोटा वाला रोल है ना, थोड़ा सा आप देख लेते हो अपने सीन से। तो फिर अब मना थोड़ी करूँगी उनको, और ऐसे सोचा भी नहीं था। अब यही था कि अब मतलब 15-20 दिन से मैं कुछ पहले ये कर रही हूँ, फिर मैं वो कर रही हूँ, फिर मैं ये कर रही हूँ, ठीक है अब ये कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने उसको उस नज़रिए से पढ़ना शुरू किया, और फिर जब परफॉर्मेंस करते वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही अच्छा रोल है। इसमें शायद साइलेंसेस बहुत हैं, लेकिन वो बड़े हेवी साइलेंसेस हैं और वो बड़े खूबसूरत साइलेंसेस हैं। और शूटिंग करते मैंने कहा था कि नहीं भाई ये रोल ना बहुत अच्छा है करने में, क्योंकि सीन्स भले किसी और के चल रहे हो, कहीं एक मोमेंट आप पर आता है, वो आपके लिए आपको या मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। करेक्ट। और फिर जब उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला तो तब मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ, और मेरे लिए बहुत खुशी का वक्त था। आई वाज वेरी थ्रिल्ड। बहुत छोटी उम्र में जी और करियर की बहुत ही शुरुआत में जी नेशनल अवार्ड मिल जाना बहुत मायने रखता है। और ये वो दौर था जब अवार्ड की अहमियत हुआ करती थी। याद है कि उस वक्त आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स आई थी और क्या क्या हुआ था? एक रात पहले मालूम पड़ा था ऑफिशियल इसके पहले, और मैंने उनसे कहा कल सुबह तक बदल तो नहीं जाएगा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, फिर मुझे लगा ये तो हाँ, I was very excited, very elated, I was so thrilled. I was very happy. मतलब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है ना, और वो सडनली आ जाए तो। किसी डायरेक्टर के साथ लगातार काम करते करते कई बार ये होता है कि डायरेक्टर आपको समझ आता है, आप उसको समझ आती हैं, फिर वहाँ मोनोटोनस वाली चीज़ें नहीं आती? नहीं देखिए, अगर श्याम बेनेगल साहब के साथ अगर आप काम करते तो वो आपको ना बहुत खुली छूट देते। वो आपसे कभी ये नहीं कहते कि ये करो या वो करो, वो आपको स्क्रिप्ट देते हैं, जो बहुत कमाल की बात है। मैंने अलग अलग तरह के रोल्स किए, उन्होंने आज तक कभी मुझसे नहीं कहा कि अच्छा तुम्हारा ऑडिशन लेना है या देखना है कि एक टेस्ट करना है या कुछ करना है। वो जो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ना एक्टर में, ये बेसिकली बहुत कमाल की चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए। ये जो क्योंकि आपको टेस्ट नहीं देना होता, यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट एंड व्हाट यू थिंक। और वो है ना, हाथ थामने के लिए अगर कुछ हो तो वो बिल्कुल निश्चिंत। ऐसे पहली फिल्म से लेकर के 10वीं प्रोजेक्ट तक उन्होंने हमेशा कहा कि अच्छा करो। हरी भरी के वक्त मुझे याद पड़ता है जब मैंने कहा अच्छा इस फिल्म में मेरा रोल क्या है, तो इस फिल्म में तुम्हारी लाइफ कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है? कहते अच्छा कौन सा रोल करोगे?
तो ये तो शबाना जी कर रही हैं, ये तो अलका कर रही हैं, ये तो ललिता कर रही है, कोई एज ग्रुप ऐसे हैं, तुम्हारा वाला कौन सा है? मैंने कहा ये 14 साल की लड़की वाला। और वो मुझे ना यूँ देखते रहे, कहते जब तुम मेरे पास सूरज का 7वां घोड़ा कर रही थी तब तुम्हारी उम्र वो थी, अब तुम 10 साल बाद वही करोगी। तो मैंने कहा हाँ मैं ये करूँगी। उन्होंने मेरी तरफ यूँ देखा, कहते ठीक है लेकिन मुझे फिल्मी 13-14 साल की लड़की नहीं चाहिए, मुझे रियली ऑथेंटिक चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तब मैं 26 साल की थी। तो उन्होंने एक बार नहीं मुझे पूछा कैसे। मैं सेट पे पहुंची हूँ उसके बाद, और राजन कोठारी जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, उन्होंने कहा आपने आज कैसे फिर वो मैंने सोच लिया था कैसे करूँगी और क्या करूँगी। तो जब मैं सेट पे पहुंची अपनी एक चोटी के साथ, मैंने कहा श्याम अंकल से, डू आई लुक 14? तो हंसना शुरू हो गए, कहते नहीं लुक 12 ना, काम वो 2 चोटियां बनाकर। मैंने कहा आपने तो कहा था फिल्मी नहीं होना चाहिए, 2 चोटियों वाला नहीं चाहिए मुझे। कहते नहीं बड़ा स्कूल का सीनियर से 2 चोटियां बना लो। तो ना वो बड़ा मजा आता था उस बात का कि वो उनको कितना यकीन होता है कि हाँ ये हो जाएगा। और आई थिंक वेलकम टू सज्जनपुर में फिर मैंने जब कुछ एक सीन था चिट्ठी पढ़ने वाला, तो मैंने अपने हिसाब से सुन किया। तो उन्होंने पहले तो मुझे करने दिया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इसको ना इस सुर पे करके देखो, इस पे कहते हाँ कर। बस वो उतना ही बोलते थे, और वो पता नहीं वो जो एक ईज देते हैं ना एक्टर को, वो वही करते हैं। वो जो उनका वो खुद पे वो जो यकीन है ना उनका, वो कमाल का है। शायद इसीलिए वो हर एक पे यकीन भी कर लेते हैं। हम एक डायरेक्टर का अपने स्क्रिप्ट और अपने आप पर यकीन होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो मैं हम भी बिगड़ी औलाद हैं। मतलब मुझे मतलब 6 बजे तो हमारा पैकअप हो जाता था, संडे हमारी छुट्टी होती थी आउटडोर में। हम तो मतलब लाड़ प्यार से पले हुए एक्टर्स हैं। तो ऑनेस्टली बाहर अलग तरह से काम होता है। तो मैं तो मुझे कहती अच्छा यार वहाँ तो याशी में काम कर। श्याम बेनेगल साहब इतनी फिल्में करने में ऐसी कोई खास बात याद है जो आपको उनसे कहीं दूसरों से बहुत अलग करती हो? उनके साथ काम करना ना सिर्फ काम करना नहीं है। देखिए वो एक घर के बड़े की तरह है। मैं जब अपनी पढ़ाई कर रही थी, साथ साथ में मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, तो मैं अपना लिटरली मार्कशीट जाके उनको दिखाती थी, देखो आज रिजल्ट आया हुआ है। फिर मुझे डांट ही पड़ती थी ये क्या है मार्क्स। मैंने कहा यार पोइट्री बहुत गड़बड़ है मेरी। कहते ये क्या मार्क्स हुए। तो मतलब मैं कोई इंपॉर्टेंट किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हूँ, किसी इवेंट के लिए जा रही हूँ जहाँ मुझे बोलना है, तो कई बार मैंने उनको फ़ोन किया है। कई बार कोई डिसीजन लेना हो लाइफ में तो मैंने उनको फ़ोन किया है, और वो एक पल में तैयार होते हैं, हमेशा गाइड करने। वो हम काम करते हैं, हम फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, ये प्रोफेशन है हमारा, लेकिन साथ में एक रिश्ता है, और ये ज़िंदगी भी तो हम साथ ही जी रहे हैं ना, हम जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे से। तो वो एक्सटेंड करता है वहाँ लाइफ तक, कि एक ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हैं जो हर कदम पे आपके साथ है। अगर आपको ज़रूरत हो, वो आपकी ज़िंदगी को चला नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी उंगली पकड़ने को तैयार हैं जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो। तो एक तो कहते हैं ना, कहीं आप बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपके साथ लोगों का, आपके गुरु, आपके लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ साथ मैं वही कहती हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों के में से हूँ जिनको खाद पानी सही मिला। बिल्कुल सही। आपको नहीं लगता कि ये डायरेक्टर के साथ कलाकार की ट्यूनिंग हो, एक आपसी समझ हो, पारिवारिक रिश्ता हो, तो उसका असर फिल्म में पड़ता है? जब हम काम करते हैं तब हम काम कर रहे होते हैं ना, वो एक प्रोफेशनल स्पेस है। हाँ, उसमें ये ज़रूर होता है कि आप निश्चिंत तो हो ही जाते हैं ना जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ईज़ तो है। आप अपने ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें हो जाएंगी, इट्स एन ईज़। उसके लिए आप कोई तुलना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन काम तो आपको करना है, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना है ना। तो देखिए, मेरी उसी दौरान मैंने बासु चैटर्जी के साथ भी काम किया था, उनकी फिल्म त्रिया। तो मैं बता रही हूँ, इनिशियली जो फिल्में आई मेरे पास, वो
मतलब एक एक बुद्धिजीवी एक तरह के डायरेक्टर्स के साथ और अपना काम जो था, तो सोच उस तरह से होने लगी। फिर ये भी होने लगा ना कि जब आपको अच्छे रोल से मिल रहे हैं, फिर आप उसी तरह ढूंढने में निकलते हैं कि मुझे ऐसा ही कुछ मिले। तो मैं डांसर थी, मुझे नाचना था, मुझे अपने सोफर नाचने गाने वाली फिल्में भी करनी थी, क्यों नहीं करनी थी, बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है मैं नाराज़ भी होती थी जब नहीं मिलता था कभी ऐसी कोई फिल्म, लेकिन बहुत बार मैंने ऐसी फिल्मों को मना भी किया है खुद से कि इसमें तो कुछ भी करने को नहीं है, क्या करूँगी। तो ये बात भी मैंने सुनी थी कि भैया वो एक अच्छी फिल्म मिलने के लिए आपको 4 बुरी फिल्में भी करनी पड़ेगी ताकि आप वहाँ रहे मार्केट में कि यू आर देयर। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपकी चॉइसेस पे होती हैं। उस वक्त आपको जो सही लगता है आप करते हो। उस वक्त ज़रूरी नहीं कि जो आप करना चाहते हो बिल्कुल सामने से आए, लेकिन जो आपके पास होता है आप उसका बेस्ट करते हो और उसमें से बेस्ट चुनते हो। करेक्ट। तो इनिशियली जैसा रहा, मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स ने चुना, एक दिशा दी, और उसके बाद जो जो काम मैंने किया मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से किया, और मैंने वो काम किया जहाँ मैं ईमानदारी दिखा सकूं। और आपको नहीं था कि श्याम बेनेगल या बास्टर जी, इनका जो एक दौर था जी। और अब जो सिनेमा का दौर, जमीन आसमान का अंतर आ गया है? देखिए, कहने को तो सब कहते हैं कि अभी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं और बहुत अच्छी स्टोरीज सुनाने, मानती हूँ। कहानियाँ तो तब बहुत अच्छी थी, हम लिटरेचर को बनाते थे, वो आसान काम नहीं था ना। अब आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, आप किसी बस 2 जगह पे आप अटके नहीं रहते कि भैया ये मुझे या तो ये इस तरह की रिलीज़ मिलेगी या इस तरह की रिलीज़ मिलेगी। आपके पास पूरा अरीना, तो आप कहीं पे भी अपनी फिल्म भेज सकते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं, और इस फ्रीडम के साथ साथ आप अलग अलग कहानियाँ भी सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक तरह से ये हो गई है, ये सब अच्छी बातें हैं, मैं ये बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, लेकिन अब बात ये है कि बहुत बार ना मुझे ऐसा लगता है कि बात बताने में ना कलाकारी होनी चाहिए, तो कहीं कहीं स्टार्क रियलिटी के चक्कर में ना कलाकारी मर जाती है ना? बिल्कुल सही। तो जब कोई चीज़ आप एक तरह से कहते हो उस बात का मज़ा भी आता है, फिर वो आप कितनी भी हार्श बात करें, क्योंकि हार्श लिटरेचर जिसको सोसाइटी में खिलाने देने वाले लिटरेचर नहीं लिखा गया, पहले लिखा गया है ना, और बेचारे उन राइटर्स को तो देश निकाला हो गया, क्या कुछ नहीं हो गया उनके साथ। लेकिन मुझे वो लगता है कि कभी कभी स्टार्क रियलिटी के चक्कर में कि हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन अरे फिर तो लाइफ में बहुत कुछ होता है, क्या क्या दिखा देंगे आप। मैं मना नहीं कर रही, बहुत बार वो ठीक भी लगता है, लेकिन वो जब होगा ना हर जगह पे और कुछ नहीं मिला, तो फिर आपने ऐसी तरह से दिखा दिया हर सीन। अगर एक मतलब ऑनेस्टली कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ, गालियाँ क्यों नहीं देते हमारे आसपास, तो मतलब गालियाँ हमने सुनी है, बहुत सुनी है, लेकिन फिर भी अगर एक घर में 4 तरह के लोग रहते हैं तो 4 अलग तरह की ज़बान बोलते हैं, एक बेसिक लैंग्वेज होता है, लेकिन फिर भी चॉइस फर्क पड़ता है, फर्क है ना। तो ऐसे कैसे होता है कि आप एक शो देख रहे हैं और उसमें 5 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं और 5 अलग अलग टाइप के लोग हैं और सब लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं, एक ही तरह की गाली दे रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? तो मैं वही कह रही हूँ ना, वो लेकिन ये फिर वही वाली चीज़ है, जब किसी तक ये चल जाती है चीज़, तो आप कोशिश करते हो, फिर आपको पता चल जाता है बहुत जल्द कि ऐसे नहीं होता। यू हैव अ डिसर्निंग ऑडियंस, जो बिकता है वो तो ज़रूर बिकता है, क्यों नहीं, लेकिन फिर वो छाप भी तो नहीं छोड़ता। रजत जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।